नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अधिकार। तो दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता के लिए फॉर्म निकाल चुकी है। तो यह ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो आइए हम इसको देखते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। इसका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 14 अप्रैल है और इसका फॉर्म 17 मई तक भरा जाएगा। 17 मई 2022 यानी लास्ट डेट है 17 मई 2022। आइए हम देखते हैं कि इस वैकेंसी में, इस प्रतियोगिता में कौन कौन से विभाग में कौन कौन से पोस्ट के लिए, पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ये सारे पद अलग अलग विभागों से संबंध रखते हैं। जैसे सचिवालय सहायक सामान्य प्रशासन विभाग से आएगा, योजना सहायक योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत, मलेरिया निरीक्षक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी वित्त विभाग होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, वैसे ही आकांक्षक कार्यालय निबंधक सहयोग समिति के अंतर्गत, जो अंतिम है आकांक्षक क्षण निदेशालय के अंतर्गत आएगा। इसमें सचिवालय सहायक, योजना सहायक, मलेरिया निरीक्षक का वेतनमान लेवल 7 के अंतर्गत आएगा। वैसे ही डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी का है वो लेवल 6 के अंदर, लेवल 6 के अंदर अंतर्गत आएगा। अंकेक्षक का लेवल 5 के अंतर्गत। यहाँ पे सचिवालय सहायक और योजना सहायक के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में स्नातक हो। वहीं मलेरिया निरीक्षक के लिए विज्ञान संकाय में स्नातक, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अथवा बीसीए और या बीएससी इन आईटी या उसके समकक्ष योग्यता चाहिए। वैसे ही अंकेक्षक के लिए स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक। सबसे ज्यादा वैकेंसी सचिवालय सहायक के लिए है, जो लगभग 1820 है। सारे कैटेगरी में 35% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी, जैसे बिहार सरकार के अंतर्गत होता है। आइए हम बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पर। जैसे यहाँ पर लिख रहा है, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इससे यह तात्पर्य होता है कि 17 मई 2022 या उससे पहले आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। किसी भी विषय में पोस्ट वाइज आपके पास बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ, ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। इससे यह तात्पर्य होता है, चाहे आपके पास आप बीसी कैटेगरी में आते हैं, ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हो, एससी एसटी, चाहे दिव्यांग कैटेगरी में आते हो, आपके पास उससे संबंधित प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते वक्त आप अपने कैटेगरी का सही चुनाव करें। इस नोटिफिकेशन की माने तो जो आप भरेंगे वही माना जाएगा। अगर संबंधित प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत नहीं कर पाए तो आपको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। फिर जैसे आगे दिया हुआ है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा और यह आपको काउंसलिंग के दौरान आपको प्रस्तुत भी करना होगा। इसका मतलब एक और बात क्लियर हो रही है, यहाँ पे आपको रिजर्वेशन का फायदा उठाने के लिए जाति प्रमाण के साथ साथ अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, तभी आप रिजर्वेशन के दावेदार बनेंगे। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात कर लेते हैं। वीसी और ईबीसी श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए अपने अस्थायी राज्य सरकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास फिजिकली उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी निर्गत संख्या तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन की निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। इससे यह तात्पर्य होता है कि आपके पास बीसी ईबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो होता है वो आपके पास फिजिकली होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आपको प्रमाण पत्र संख्या
और प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि वहां आपको भरना होगा। एवं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। और आपका प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 1 वर्ष से अधिक पुराना क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है, उसके लिए विहित प्रपत्र 18B में स्वघोषणा समर्पित करना होगा, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन आपको भर के जमा करना पड़ेगा। अगर आप काउंसलिंग के दौरान अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं फिजिकली लेके जाते हैं तो आप जनरल कैटेगरी के दावेदार बन जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप अपना प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र सब कुछ साथ लेके जाएंगे और उसको संभाल के रखेंगे जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। अब आते हैं विवाहित महिलाओं के लिए। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता का नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम एवं पता से। इसका मतलब यह हुआ कि शादी होने के बाद आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो आपके मायके से बनेगा, ससुराल से नहीं। और यहाँ पे जैसे दे रहा है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान्य होगा। जैसे कोई जाति आज के डेट में BC में है, अगर फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो 17 मई है उसके बाद EBC में चली जाती है तो वह BC में ही काउंट होंगे, वो EBC में काउंट नहीं होंगे। जो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व सीट है ऊपर टेबल में दिया हुआ है, अगर उस सीट के लिए अगर कोई फॉर्म नहीं आता है तो वह दूसरे कैटेगरी को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, अगले नियुक्ति में उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, उसको ऐड ऑन कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति दिव्यांग कैटेगरी के आरक्षण का दावा करते हैं उन्हें अपना प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा, दिखाना होगा एवं जमा करना होगा, तभी उनको यह लाभ मिल पाएगा। अगर दिव्यांग अभ्यर्थी के पास अस्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र है, अगर रिन्यूअल नहीं हो पाया है तो वह प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब आपका जो प्रमाण पत्र होगा वो अपडेटेड होना चाहिए। योजना सहायक एवं आकांक्षक पद हेतु बहुत दिव्यांगों के लिए भी पद निर्धारित किया हुआ है। दिव्यांगता अधिकार नियमावली 2017 में वर्णित फॉर्म 6 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अथवा बहुत दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातिनी अभ्यर्थियों के लिए भी रिजर्वेशन दिया हुआ है, जो टोटल वैकेंसी का 2% आरक्षित किया गया है। एवं ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 11687 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। यहाँ पे परिचय पत्र मान्य नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हर कैटेगरी, चाहे आप जनरल में आते हो, BC, EBC, SC, ST, किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं, हर कैटेगरी का 35% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यहाँ पर 10% सीट उन लोगों के लिए आरक्षित है जो सामान्य श्रेणी में आते हैं परंतु आर्थिक रूप से कमजोर हो, उनके लिए 10% सीट आरक्षित रखी गई है। इस आरक्षण का दावा करने के लिए आपके पास आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए जो 1 साल के अंदर का हो, क्योंकि यह प्रमाण पत्र 1 साल के लिए वैलिड माना जाता है। जो थर्ड जेंडर कैटेगरी वाले व्यक्ति होंगे उन्हें पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र वार नंबर, तिथि एवं निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का पद नाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया होना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा के आवेदन में यही विवरण अंकित रहेंगे। काउंसलिंग के समय यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए काउंसलिंग के पश्चात कोई समय देय नहीं होगा। सभी प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना आवश्यक है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उम्र सीमा के लिए। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना जो होगी 1 अगस्त 2021 के आधार पर की जाएगी।
परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1 अगस्त 2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों और उनके पास मिनिमम जो एजुकेशन है, शैक्षणिक योग्यता है, स्नातक उनके पास हो, वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे यहाँ पर न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा जनरल कैटेगरी पुरुष के लिए 37 वर्ष रहेगी, महिला के लिए 40 वर्ष, बीसी ईबीसी के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और एससी एसटी पुरुष महिला के लिए 42 ईयर्स। यहाँ पे 5 साल की छूट उन लोगों को भी मिल रही है जो बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं, 3 साल का 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों और इसके लिए आपके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय जमा करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर 3 वर्षों की सेवा पर पूर्ण कर चुके हैं और निरंतर 3 वर्षों की सेवा की गणना आवेदन भरने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है, इस आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन भरने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो। इस छूट का दावा करने के लिए आपके पास संबंधित प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, जो काउंसलिंग के समय आपको समर्पित करना होगा। अब दिव्यांग अभ्यर्थियों की बात करते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मान्य है। वो 10 वर्ष तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी परीक्षा शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। 540 रुपए लगेंगे सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 135 रुपए लगेंगे। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपए लगेंगे, यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समान लगेंगे। सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए जो बिहार के स्थायी निवासी हैं उनको भी 135 रुपए ही चुकाने पड़ेंगे। एवं बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, चाहे पुरुष हो महिला हो, उनको 540 रुपए चुकाने पड़ेंगे और वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 14 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक जमा होगा। परीक्षा की प्रकृति ऑब्जेक्टिव होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा का विषय होगा सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच। ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें सही आंसर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे एवं एक गलत आंसर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। 2.25 घंटे का टाइम समय रहेगा। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी को मान्य माना जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा को देने के लिए आप अपने साथ 3 पुस्तक ले जा सकते हैं। जैसे आप एक सामान्य अध्ययन का पुस्तक ले लेंगे, एक आप गणित का पुस्तक ले लेंगे, एक आप सामान्य विज्ञान का पुस्तक ले लेंगे। जो पुस्तक आप लेके जाएंगे वो एनसीईआरटी, बीसीईबी, आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के पुस्तक होने चाहिए, वही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड, पुस्तकों की फोटोकॉपी, नोटबुक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आप लेकर नहीं जा सकते हैं। अभ्यर्थी जो आप अपने साथ परिपुस्तक लेके जाएंगे उस पर आप अपना नाम एवं रोल नंबर अवश्य अंकित कर देंगे। यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस भी दिया हुआ है जो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे आप जाके ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई आप त्रुटि करते हैं तो इसके लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा, इसके जिम्मेवार आप ही होंगे। आवेदन पूर्णतः भरने के बाद कोई सुधार परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी जो अपना नाम भरेंगे, माता पिता का नाम, जन्म तिथि जो भरेंगे मैट्रिक के प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के अनुसार भरेंगे। जिस कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं, बीसी में आते हैं, ईबीसी, एससी, एसटी जिसमें आते हैं, अपने तरफ से पूर्णतः आश्वस्त होने के बाद ही भरें। दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक है
उनको ऑनलाइन आवेदन में अंकित करना होगा कि उनको श्रुति लेखक की आवश्यकता है या नहीं है। सिलेक्शन के अनुसार ही उन्हें श्रुति लेखक उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन भरने के समय साफ एवं उच्च गुणवत्ता का फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, जिसमें पूरा चेहरा एवं आंखें खुली दिखनी चाहिए एवं फोटोग्राफ की पृष्ठभूमि सफेद होना चाहिए, बैकग्राउंड आपका सफेद होना चाहिए। और इसका जो फॉर्म में आप अपलोड करेंगे उसकी 5 कॉपी आप अपने पास सुरक्षित कर लेंगे। अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण मूल रूप से काउंसलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं आयोग द्वारा। किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा और यह अंतिम होगा। उन्हीं अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य माना जाएगा जिन्हें आयोग द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। किसी भी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने पर अभ्यर्थियों को अभ्यर्थित्व से रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को अपना सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में फॉर्म भरने के टाइम स्कैन करके अपलोड करना होगा और जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो रंगीन होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आप पुराना फोटो अपलोड नहीं करेंगे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र को सबमिट करने से पूर्व आप प्रीव्यू करके पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं। अगर कोई मिस्टेक है तो एडिट करके आप उसको सही कर ले, तभी आप उसको सबमिट करें, क्योंकि सबमिट करने के उपरांत आप कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। एक अभ्यर्थी एक ही फॉर्म भरेगा, अगर एक से ज्यादा आप भरते हैं तो सारा आपका कैंसिल हो जाएगा। और फॉर्म भरते वक्त आप मेल आईडी और मोबाइल नंबर सही से अंकित करेंगे ताकि महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको आयोग द्वारा समय पर मिल पाए। आवेदन करने के उपरांत आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रोल नंबर को सुरक्षित रखेंगे। फॉर्म भरने के उपरांत आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फोटो सहित सुरक्षित कर लेंगे। अभ्यर्थियों को यह भी बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन और आइरिस कैप्चर लिया जा सकता है ताकि चयन की प्रक्रिया के दौरान इसका मिलान किया जा सके। वैसे अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे जो राज्य सरकार द्वारा या अन्य चयन आयोग द्वारा कदाचार के मामले में परीक्षा से वंचित किए जा चुके हों। फिर से एक बार बता रहा हूं आपको, ऑनलाइन आवेदन दिनांक 14 अप्रैल 2022 से 17 मई 2022 की रात्रि 11:59 बजे तक आयोग के वेबसाइट www.bssc.bihar.gov.in पर भरा जाएगा। अन्य किसी माध्यम से आप फॉर्म भरकर नहीं भेजेंगे और ना ही स्वीकार किए जाएंगे। आपको सिर्फ एवं सिर्फ ऑनलाइन बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाकर 17 मई 2022 के रात्रि 11:59 तक आप भर सकते हैं। और मेरी राय यह रहेगी कि जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भर दें ताकि लास्ट मोमेंट पे आप सर्वर प्रॉब्लम, सर्वर क्रैश के झंझट में ना पड़े। आशा करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मिनिमम योग्यता क्या होगी इस फॉर्म को भरने के लिए, मिनिमम एज क्या होगी, एज में मिलने वाली छूट क्या होंगे, फी कितना लगेगा। अब अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डालिए, रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और देखते रहिए आपका अधिकार। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।